गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये टॉपिक को डिटेल में कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके हमने 14-15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वही उतने ही क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में दिए थे। जो होमवर्क के क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस हम आपको 2 पार्ट में कल और परसों हम आपको उसके सॉल्यूशंस सारे भेज देंगे। ठीक है, अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। फिर से एक बार बोलता हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा। पुराने सिलेबस में भी वही था, नए सिलेबस में भी उसको वेटेज 12 मार्क का दिया है और उसे कंपलसरी ही किया है। ठीक, अब हम दूसरा बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके ऊपर भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो मतलब बोर्ड की एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि कंपलसरी रहेगा। तो इस टॉपिक को भी हमें धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखिए 11th का सिलेबस जब हम पढ़े थे, 11th का सिलेबस जब हम पढ़े थे तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट पार्ट था फाइनल अकाउंट्स, है ना। सबसे पहले जर्नल था, जर्नल की मदद से लेजर में पोस्टिंग होता है, लेजर को क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनता है। बराबर, वहां पर भी हम फाइनल अकाउंट्स पढ़े, लेकिन वो जो फाइनल अकाउंट्स था वो फाइनल अकाउंट्स सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। वो जो फाइनल अकाउंट्स था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था, मतलब एक इंडिविजुअल के बिजनेस का था। लेकिन यहां पर भी हम फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, यहां पर भी हम फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म का। किसका पढ़ना है? पार्टनरशिप फर्म का। अब पार्टनर मतलब 2 या उससे ज्यादा लोग रहेंगे। बराबर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करता था, मतलब कैपिटल सिर्फ एक ही लगाता था। लेकिन अब पार्टनरशिप फर्म में एक नहीं, कम से कम 2 लोग रहेंगे, कम से कम 2 लोग रहेंगे। तो 2 या 3 या 4 पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। तो फाइनल अकाउंट्स हमें अब पार्टनरशिप फर्म के पढ़ना है।
ठीक है, ये समझा। बाकी सारी चीजें सेम वही है। फाइनल अकाउंट्स ये बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स की मदद से ट्रायल बैलेंस क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। फाइनल अकाउंट से ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाया जाएगा। ठीक, अब पहले मैं ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन करता हूं। ट्रायल बैलेंस में कुछ बैलेंसेस डेबिट बैलेंस रहते हैं और क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। ट्रायल बैलेंस में दिए गए हुए बैलेंसेस ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं या क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, अब जो डेबिट बैलेंसेस है, जो डेबिट बैलेंसेस है, वो डेबिट बैलेंसेस या तो एक्सपेंसेस या फिर असेट्स रहेगी। फिर से एक बार बोलता हूं, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बेस दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंसेस की लिस्ट। ट्रायल बैलेंस मतलब लेजर को क्लोज किया, लेजर क्लोज करके जो बैलेंस आया वो बैलेंस हमने एक पेज पर लिखा, उस पेज को नाम दिया जाता है ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से, उस ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्या प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, अब जो ट्रायल बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस में से कुछ बैलेंस डेबिट बैलेंसेस रहेंगे और कुछ बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस रहेंगे। कुछ बैलेंसेस डेबिट बैलेंस रहेंगे और कुछ बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस रहेंगे, बराबर। अब जो डेबिट बैलेंस है, अच्छे से समझ लो, ये फाइनल अकाउंट्स आपको आखिरी तक रहेगा। ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में भी ये रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहेगा, ये आपके अकाउंटिंग का बेस रहेगा। ठीक है, जो डेबिट बैलेंस है मतलब जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस रहेंगे। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस रहेगा या तो असेट रहेगी, या तो एक्सपेंस रहेगा या तो असेट रहेगी। जो क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो इनकम रहेगा या लायबिलिटी रहेगी। तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस कौन से सर, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कौन से डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंसेस है, जो डेबिट बैलेंसेस है वो या तो एक्सपेंस रहेगा या फिर असेट रहेगी। जो डेबिट बैलेंस है वो या तो एक्सपेंस रहेगा या फिर असेट रहेगी। ठीक, जो क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो इनकम रहेगा या फिर लायबिलिटी रहेगी। जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो इनकम रहेगा या फिर लायबिलिटी रहेगी, बराबर। अब एक्सपेंसेस जो है, यदि डेबिट बैलेंस वाला एक्सपेंस है तो एक्सपेंस यदि है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा? जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस यदि है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, बराबर। लेकिन यदि असेट है, लेकिन यदि असेट है तो वो असेट बैलेंस शीट में, असेट है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा जाएगा। यदि डेबिट बैलेंस वाला आपने रिकॉग्नाइज किया कि वो असेट है, असेट यदि है तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाएगा, ठीक। एक्सपेंस यदि है तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। असेट यदि है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। ये क्लियर है? ठीक। अब यदि एक्सपेंस है तो दो जगह लिखना है, बराबर। लेकिन ट्रेडिंग में और पी&एल में दोनों में भी एक साथ ही लिखेंगे क्या? मतलब वही एक्सपेंस डेबिट में भी लिखा जाएगा, वही एक्सपेंसेस पी&एल में भी लिखा जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, उसको एक जगह ही कहीं ना कहीं क्या करना है, पोस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ एक्सपेंस या इनकम, ये एक ही जगह क्या करना है, पोस्ट करना है। मतलब क्या हुआ, यदि एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है या फिर पी&एल के डेबिट में लिखना है। जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर पी&एल के डेबिट में लिखना है, बराबर। फिर अब हमारे मन में ये सवाल होता है कि सर अब समझेगा कैसे कि ट्रेडिंग के डेबिट में कब लिखेंगे और पी&एल के डेबिट में कब लिखेंगे, या कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे और कौन से एक्सपेंसेस ये पी&एल के डेबिट में आएंगे। अब उसका जवाब आपको देता हूं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बराबर। अब सर फिर से बताओ सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और परचेसेस से रिलेटेड होते हैं। परचेसेस मतलब परचेसेस ऑफ गुड्स, उससे रिलेटेड होते हैं। तो जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और परचेसेस से रिलेटेड होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्लियर है सबको? समझा है सबको? उसके बाद अब ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस गए तो पी&एल के डेबिट में जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के तो है, जो बिजनेस के तो है लेकिन बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, परचेसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसमें आएगा
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब ही ऑफिस एक्सपेंस, फिर उसमें आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर उसमें आएगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फिर उसमें आएगा अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके छोड़कर जो सारे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे और वो P&L के डेबिट में लिखे जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, अब डेबिट साइड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, उसमें यदि डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस या तो एक्सपेंस रहेगा या तो असेट रहेगी। डेबिट बैलेंस क्या रहेगा? या तो एक्सपेंस रहेगा या तो असेट रहेगी। यदि एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर P&L के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर P&L के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से? तो ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और परचेसेस से रिलेटेड है, बराबर। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि है तो वो P&L के डेबिट में जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गया और कुछ बाकी के अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वो यहां आएगा। समझ में आया? और यदि डेबिट बैलेंस एक्सपेंस नहीं है तो असेट रहेगा, एक्सपेंस नहीं है तो असेट रहेगा, असेट यदि है तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, असेट यदि है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है, ये समझा है सबको? अब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस मैंने बता दिया। यदि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम रहेगा या फिर लायबिलिटी रहेगा। क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम रहेगा या फिर लायबिलिटी रहेगा, बराबर। यदि इनकम है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम यदि है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम यदि है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बराबर। अब ये सवाल है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में कौन सा इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में कौन सा इनकम। तो जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, वैसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम आएगा और P&L के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है? तो सेल नाम का इनकम डायरेक्ट इनकम होता है और वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, और इनडायरेक्ट इनकम में अदर देन सेल, सेल के अलावा जो बाकी का इनकम है, मतलब
इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, लेकिन सेल नाम का इनकम नहीं है, इसीलिए पी एंड एल के क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, पी एंड एल के क्रेडिट में। अदर देन सेल जो भी इनकम रहेगा वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक, यदि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यदि है तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, ये आपके ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करने का एक तरीका मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हम शॉर्ट में एक बार उसको रिवाइज करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में क्या दिए जाएंगे? डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस क्या क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस सर या तो एक्सपेंस रहेगा या तो असेट रहेगी। डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस रहेगा या असेट रहेगी। एक्सपेंस यदि है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे या फिर पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस यदि है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे या फिर पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बराबर। ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। वो कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, गुड्स परचेसेस से रिलेटेड। बराबर। जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? जो ट्रेडिंग में नहीं आए उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? तो जो ऑफिस का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ही ऑफिस का एक्सपेंस, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, और जो अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस है जो कि डायरेक्ट नहीं है। ठीक है। यदि डेबिट बैलेंस वाला असेट होगा तो वो असेट साइड में जाएगा। असेट साइड कहां होती है? बैलेंस शीट में होती है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैलेंस यदि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो फट से दिमाग में आना चाहिए सर वो या तो इनकम रहेगा या लाइबिलिटी रहेगी। क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम रहेगा या फिर लाइबिलिटी रहेगी। इनकम यदि है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे या फिर पी एंड एल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इनकम यदि है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे या फिर पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बराबर। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कौन सा इनकम लिखेंगे सर? तो जवाब है ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम लिखेंगे, पी एंड एल के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम, पी एंड एल के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम। बराबर। अब डायरेक्ट इनकम में क्या आएगा? जो सेल नाम का इनकम है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। अदर देन सेल जो भी इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। अदर देन सेल जो भी इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, ये सब इनकम है, लेकिन ये सेल के अलावा की इनकम है। बराबर। इसीलिए उसे अदर इनकम कहा जाएगा, तो वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। यदि लाइबिलिटी है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस जो है वो यदि लाइबिलिटी है, जैसे कि बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल इनकम नहीं है लेकिन ये लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है। अब आप इसको एक बार आपकी कॉपी में लिख लीजिए।
जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो लिख लीजिए। मैं समय देता हूं आपको 1-2 मिनट का, लिख लो जल्दी। और पढ़ते पढ़ते हुए लिखो। ये बेस है, इसको बेस लेकर ही हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन लेंगे 2-3, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चंस लेंगे 2-3, फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चंस लेंगे, और फिर कंप्लीट क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लिखो सब लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, अब इस पर बेस मतलब फाइनल अकाउंट से इसमें 3 चीजें बनेगी। कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें फाइनल अकाउंट्स में बनती है। ठीक है, अब हम टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पहले एक एक चीज को देखेंगे। मतलब पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन ट्रेडिंग के पढ़ाता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन P&L के पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन बैलेंस शीट के पढ़ाऊंगा, और फिर हम कंप्लीट क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, समझाइए। तो सबसे पहले आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाता हूं। ठीक है, हमने आपको एक शीट भेजी है, वो शीट में फर्स्ट पेज पर, वो शीट के फर्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। आपको हमने एक शीट भेजी है, वो शीट के फर्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट है तो उसको 2 साइड होगी, बराबर। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
डेबिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा में आएगा, तो इस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो डेबिट साइड में मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा, मतलब जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड है, परचेसेस से रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेंसेस को मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूंगा। और ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैं डायरेक्ट इनकम लिखूंगा, जो कि क्या रहेगा, सेल रहेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब हम ये फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं किसके, पार्टनरशिप फर्म के, तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां नाम नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट। और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ना, जहां ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है वो वहां जगह छोड़ देंगे, कॉपी के बराबर बीच में लिखेंगे, मतलब जो आप लिख रहे हो उसके बराबर बीच में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। प्रॉपर तरीके से रोलिंग करेंगे। रोलिंग पर भी मार्क्स होते हैं, मतलब नीट एंड क्लीन पर भी आपको बोर्ड की एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो आप कोई भी स्कोप नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके मार्क्स कम हो जाए। प्रॉपर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, हो गया रोलिंग। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। फॉर द ईयर एंडेड मतलब ये पूरे साल भर का है, मतलब यहां पर पूरे साल भर के एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और यहां पर पूरे साल भर की इनकम लिखी जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक, बराबर, साल के शुरुआत का स्टॉक। इस साल का ओपनिंग है मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा। इस साल का ओपनिंग है मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा, बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। ठीक, उसके बाद परचेसेस मतलब हमने गुड्स परचेस किए मतलब वो हमारा एक्सपेंस हो गया। परचेस किया मतलब वो हमारा एक्सपेंस है।
मतलब ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस लिखते समय नीचे कहीं परचेस रिटर्न है क्या चेक कर लो, नहीं है तो परचेसेस को डायरेक्टली आउटर में लिखो। देखो अमाउंट कॉलम में भी लिखते समय अमाउंट बराबर एक के नीचे एक लिखेंगे, मतलब यूनिट प्लेस के नीचे बराबर यूनिट प्लेस आना चाहिए, 10 प्लेस के नीचे बराबर 10 प्लेस आना चाहिए, 100 प्लेस के नीचे बराबर 100 प्लेस आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चे इधर उधर लिखते हैं, आखिरी में टोटल करते समय वो गलत हो जाती है, फिर बहुत सारा समय वो टोटलिंग में ही वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आदत अभी से ही डाल दीजिए, बराबर यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 बराबर आना चाहिए। देखो मैंने बराबर लिखा हुआ है, मतलब टोटल लेते समय हमें दिक्कत नहीं जाएगी। देन कैरेज इनवर्ड, जो पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीजों का मतलब बताऊंगा आपको। कैरेज इनवर्ड, सबसे पहले कैरेज, कैरेज मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जब हमारे बिजनेस में गुड्स आएंगे, गुड्स आएंगे मतलब इन, इसलिए उसे कहा गया इनवर्ड। मतलब गुड्स खरीदते समय, गुड्स खरीदते समय पे किया हुआ कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड। गुड्स खरीदते समय पे किया हुआ कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड। गुड्स खरीदते समय पे किया हुआ कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड। क्लियर है? तो कैरेज मतलब क्या सर? कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनवर्ड मतलब क्या? तो परचेस करते समय पे की हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है और परचेसेस से रिलेटेड है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 5000, 5000। ठीक, उसके बाद वेजेस, वेजेस ये दिए जाते हैं वर्कर को, वेजेस ये दिए जाते हैं वर्कर को, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म ने अपने फर्म में जो लेबर काम कर रहे हैं उनको वेजेस दिए। अब वेजेस पे किए मतलब उस पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया, उस पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया। अब ये एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है बोल सकते हो, फैक्ट्री से रिलेटेड है बोल सकते हो, तो ये एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। हम नीचे उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी थी ना, तो उसको इनर में लिखते हैं। टू वेजेस, जिस पर भी एडजस्टमेंट दी जाए उसको पहले मार्क लगा देना, अगले क्वेश्चन से बताता हूं मैं, और उसको इनर में लिखना। तो वेजेस को इनर में लिखा, ठीक। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा हुआ खर्चा, तो ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में जिसको इनर में लिखा है उसके नीचे हमेशा 2 लाइन छोड़ देंगे। तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,000। उसके बाद सेल्स, जब प्रोडक्ट बेचूंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा तो वो मेरे लिए इनकम रहेगा, और सेल ये हमारे बिजनेस का इनकम है। कौन सा इनकम है? डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे।
नीचे कहीं सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं है, तो आउटर में लिखिए बाय सेल्स कितना है? 5 लाख, सेल्स 5 लाख। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 मतलब साल के आखिरी का स्टॉक, साल के आखिरी का स्टॉक कितना है? 30,000 मतलब साल के आखिरी में हमारे पास 30,000 रुपए के गुड्स क्या हुए? बच गए। बराबर। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बराबर। मतलब हमने, मेरे पास कितने के गुड्स थे? जल्दी जल्दी देखते हैं। साल के शुरुआत में 20,000 के गुड्स थे, फिर मैंने परचेस किए 2,20,000 के, मतलब टोटल मेरे पास गुड्स हो गए 2,40,000 के। अब इस 2,40,000 में से 30,000 के गुड्स बच गए, मतलब वो इस साल बेचे गए क्या? नहीं बेचे गए, तो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल के खर्चे में जाना चाहिए। अब यहां से माइनस तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 30,000, 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, समझा है सबको ये? उसके बाद नीचे एक एडजस्टमेंट दी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अनपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अनपेड वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वो इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इसे ही कहा जाता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। अब इस साल का एक्सपेंस है ना, इस साल का एक्सपेंस है तो इस साल के एक्सपेंस में ऐड होना चाहिए। इस साल का एक्सपेंस है तो इस साल के एक्सपेंस में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, तो इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 10,000, ऐड कर दिया, तो ऐड करके आउटर में आ गया 60,000, 60,000, 60,000। ठीक है, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अब दूसरा इफेक्ट मतलब ये हमने पे किया क्या? नहीं, पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो वो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। लेकिन हम फिलहाल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक जगह ही लिखना है। ठीक है, समझा है ये? अब वहां दी हुई इंफॉर्मेशन हो गई, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। यहां टोटल, यहां टोटल, अब रफ में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की टोटल लेंगे। अब सब लोग टोटल लीजिए, टोटल लेने की आदत डालिए, दूसरे पर निर्भर मत रहिए। 5 लाख और 30,000, तो क्रेडिट की टोटल आ गई, सिंपल था 5,30,000। अब डेबिट की टोटल देखते हैं, 0 0 0 0, 100 प्लेस तक तीनों जीरो थे, फिर 0 0 5, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 1 3।
3,30,000, 3,30,000। अब क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल ले ली। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखिए। 5,30,000, 5,30,000। डिफरेंस आएगा 0, 0, 0। डिफरेंस आएगा 2 लाख का, डिफरेंस आएगा 2 लाख का। वो डिफरेंस वहां लिखेंगे जहां की टोटल कम है। डिफरेंस वहां लिखा जाएगा जहां की टोटल कम है। डेबिट साइड की टोटल कम है तो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा। अब जो क्रेडिट साइड होती है ये नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम साइड है, और डेबिट साइड ये एक्सपेंस साइड है। क्रेडिट साइड ये इनकम साइड है, डेबिट साइड ये एक्सपेंस है। अब यदि क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिख रहा हूं, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, मतलब क्रेडिट यदि आपके डेबिट से ज्यादा है, मतलब ही आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो इसे कहेंगे प्रॉफिट, इसे कहेंगे प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यह आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यदि क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड से कम होती, मतलब आपका इनकम ये आपके एक्सपेंसेस से कम होता, तो इसे क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस लॉस, इसे हम कहते हैं ग्रॉस लॉस। तो ये पहली, या तो ये सिचुएशन आएगी या तो ये सिचुएशन आएगी। तो अपने क्वेश्चन की सिचुएशन कौन सी है? सर अपने क्वेश्चन की सिचुएशन नंबर 1 है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट है। तो मैं यहां लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां कैरेट डाउन लिख सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ब्रैकेट में लिखिए ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया जाता है? P&L में ट्रांसफर किया जाता है। समझा है सबको? एक बार देख लीजिए, किसी पॉइंट में डाउट होगा तो पूछिए। ये टॉपिक को अच्छे से करना है क्योंकि इस पर 12 मार्क्स का वेटेज है। समझाए सबको? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक, तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर trading account for the year ended 31st March 2016 दिया है। 31st March 2016।
करो सब लोग रोलिंग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रोलिंग करो। देखिए, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। हाँ, सबसे पहले नीचे जो एडजस्टमेंट दी है ना, उसका मार्किंग लगा लेते हैं। वहां दिया है क्लोजिंग स्टॉक, उसका मार्किंग कहीं नहीं आएगा। अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ऊपर वेजेस एंड सैलरी दिया है, उसको मार्क लगा दो। वेजेस एंड सैलरी दिया है, उसको मार्क लगा दो। ठीक, देखिए सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग ही आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखिए ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 50,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। नीचे परचेस रिटर्न है, क्या लिखो, परचेस रिटर्न है, तो परचेस को इनर में लिखेंगे 3,55,000। परचेसेस 3,55,000। उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब ये जो गुड्स हमने परचेस किए, ठीक, इसे कहा जाता है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब रिटर्न माइनस करने के पहले, रिटर्न माइनस करने के पहले मतलब ग्रॉस हो गया। अब जो मैंने 3,55,000 के टोटल गुड्स परचेस किए थे, उसमें से 5,000 रुपए के गुड्स मैंने क्या किए, वापस कर दिए। 5,000 के गुड्स मैंने वापस कर दिए, मतलब वो हो गया परचेस रिटर्न। अब जो परचेस किए हुए गुड्स वापस करूंगा, परचेस किए हुए गुड्स वापस करूंगा, तो इससे मेरा परचेसेस बढ़ेगा कि मेरा परचेसेस कम होगा? सिंपल है सर, परचेसेस कम हो जाएगा। मैंने इसमें से 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो मेरा परचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परचेस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न 5,000 रुपए के गुड्स रिटर्न किए, तो आउटर में आएगा 3,50,000, 3,50,000। आउटर में जो आया ना, उसे कहा जाता है नेट परचेस। क्या कहते हैं, नेट परचेस। माइनस करने के पहले का जो है उसे कहा जाता है ग्रॉस परचेस। ठीक, आगे फ्रेट, फ्रेट अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये भी, तो ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू फ्रेट, फ्रेट 4,000, फ्रेट 4,000। देन फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है मतलब ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसेस 12,500, 12,500। देन कोल, कोल ये भी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, कोल ये भी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। कोल ट्रेडिंग के डेबिट में 2,500, 2,500। फ्यूल, फ्यूल ये भी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। फ्यूल
ट्रेडिंग के डेबिट में 3000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी। अब उसमें वेजेस भी है और सैलरी भी है, वेजेस भी है और सैलरी भी है। तो वेजेस एंड सैलरी, उसमें से वेजेस कितना है और सैलरी कितना है ये पता नहीं है। तो ऐसे समय जो सबसे पहले लिखा होगा, जो सबसे पहले लिखा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। जो सबसे पहले दिया होगा उसे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? वेजेस लिखा है। तो वेजेस कहा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो उसे लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। यदि सैलरी एंड वेजेस होता, सैलरी एंड वेजेस होता तो वो P&L के डेबिट में गया होता। तो यहां वेजेस एंड सैलरी है। पहले वेजेस दिया है, इसका मतलब इसमें मेजर पोर्शन जो है वो वेजेस का है, उसको मार्क लगाया है, इसीलिए इनर कॉलम में 75,000। उसके बाद सेल्स 7,52,500। सेल्स ये इनकम है, सेल्स ये इनकम है और ये इनकम डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स, नीचे सेल्स रिटर्न है क्या? है, इनर में लिखो 7,52,500। ठीक। उसके बाद सेल्स रिटर्न, मतलब ये जो गुड्स हमने सेल किए इसमें से कुछ गुड्स क्या हुए, वापस आ गए। मैंने 7,52,500 का सेल किया था, लेकिन एक कस्टमर ने 2,500 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। तो इस वजह से मेरा सेल्स क्या हो गया, मेरा सेल्स कम हो गया। तो सेल्स में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 7,52,500 है इसे कहा जाता है ग्रॉस सेल, इसे कहा जाएगा ग्रॉस सेल। इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, कितना 2,500। तो 2,500 माइनस करेंगे तो 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000 यह आ गया नेट सेल। ठीक। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 75,000, मतलब साल के आखिरी का स्टॉक, साल के आखिरी का स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो लिखो क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 75,000, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। देन अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस मतलब ही आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनपेड वेजेस मतलब ही आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब ही इस साल का एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करो ऐड। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, तो आउटर में आएगा 80,000, आउटर में आएगा 80,000। ठीक है, वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब टोटलिंग लेंगे। करो टोटल। क्रेडिट की टोटल 750 प्लस 75, 8,25,000। डेबिट की टोटल 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5 plus 5, 10, कैरी 1, 4 और 1 5 और 2 6,
6 2 8 9 10 11 1 12 है ना, 5 4 10 11 12 8 20 2 5। फिर से एक बार डेबिट की टोटल लेते हैं। 0 5 + 5 10 10 कैरी 1 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 3 12 12 कैरी 1 5 5 10 11 11 और 1 12 और 8 25। करो सब लोग टोटल लीजिए। टोटल करने की आदत डालिए। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है, कर ली सबने टोटल, जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 8,25,000 8,25,000। अब डिफरेंस निकालेंगे 0 0 0 3 2 3 3,23,000। डिफरेंस वहां लिखेंगे जहां की टोटल कम है, जहां की टोटल कम है, डेबिट की टोटल कम है तो वहां डिफरेंस लिखेंगे 3,23,000। अब क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल से ज्यादा है, मतलब क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, तो ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो इस प्रॉफिट को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, समझा है सबको ये? आज हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। ठीक, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही होमवर्क वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। अब हम डेली बेसिस पे आपके होमवर्क का रिकॉर्ड रखेंगे। यदि आप होमवर्क नहीं करते हो, आप यदि होमवर्क सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप नहीं करोगे तो हम आपको लिंक सेंड करना बंद कर देंगे और आपके पेरेंट्स को फोन कर देंगे। आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि आप घर पर बैठकर पढ़ो, आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर, एक्स्ट्रा सेटअप लगाकर हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।